हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स, इसके पूर्व में हमने कुछ भौतिक राशियाँ जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी, उन पर निर्भर करती थी, उनके आधार पर हमने देखा कि विशिष्ट ऊष्मा किसी भी पदार्थ की क्या होती है, डेफिनीशन, सूत्र, बीमा, मात्रक और मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है यह भी जाना तथा इन दोनों में रिलेशन भी निकाला तथा साथ साथ में हमने यह भी जाना कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा में और विशिष्ट ऊष्मा में क्या अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जब हम किसी पदार्थ को, द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते थे तो वहाँ विशिष्ट ऊष्मा की बात किए हैं, और जब पदार्थ की मात्रा को मोल की संख्या अर्थात नंबर ऑफ मोल्स लें तो वहाँ पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात की थी। उसको स्मॉल एस से डिनोट किया था विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, और मोलर विशिष्ट ऊष्मा को स्मॉल सी से डिनोट किए थे। और रिलेशन बिटवीन दीज आया था, क्या आया था कि C इक्वल टू M इंटू एस, अर्थात मोलर विशिष्ट ऊष्मा इक्वल टू कैपिटल M, पदार्थ का अणुभार इंटू विशिष्ट ऊष्मा। आगे करते हैं, कुछ भौतिक राशियाँ आज भी हैं, देखते हैं इनके डेफिनेशन। और तो हमने अंकित कर दिया है कि किसको किसको देखना, ऊष्माधारिता, गुप्त ऊष्मा, इनको देखना है। देन इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आएगा कैलोरीमिति का सिद्धांत। तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, लगातार प्रयत्न करेंगे कि तीनों हेडिंग्स फिनिश कर दें। ऊष्माधारिता की हम बात करेंगे। ऊष्माधारिता, कैपेसिटी, हीट, ये क्या होती है? इसका सूत्र आपको याद रखना है। आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो ऊष्मा का सूत्र आया था विशिष्ट ऊष्मा में, मोलर विशिष्ट ऊष्मा में, आपने देखा कि किसी भी पदार्थ के लिए ऊष्मा Q इक्वल टू MS डेल्टा T लिख सकते हो या MC डेल्टा T भी लिख सकते हो। अच्छा, तो आपको एक बात ध्यान देना है, आप यहाँ पर C भी यूज कर सकते हो क्योंकि Q बराबर ये भी आया था MC डेल्टा T, ये विशिष्ट ऊष्मा थी और ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा थी। ठीक है। अच्छा, दोनों ऊष्माओं के सूत्र हैं। यदि इन दोनों से क्या करो, डेल्टा T का Q में डिवाइड करो तो क्या बचेगा, MC बचेगा, या उसी प्रकार MS भी बच जाएगा। तो फिलहाल हमारा सूत्र आया ऊष्माधारिता का, और ये क्वांटिटी Q अपान डेल्टा T पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहलाती है या ऊष्मा धारिता है। पदार्थ की क्या है, ऊष्मा धारिता है। तो डेफिनेशन क्या बनकर आई, डेफिनेशन यह बनेगी कि एक अंक अर्थात 1 डिग्री नीचे का टेम्परेचर को, यदि डेफिनेशन लिखना है तो आप कंडीशन अप्लाई किया करो कि डेल्टा T, यदि डेल्टा T का मान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो जाए तो देखिए जैसे ही इसका मान 1 होगा तो ऊपर Q ही आ जाएगा। तो ऊष्माधारिता एक प्रकार की ऊष्मा ही है, लेकिन किसी पदार्थ के 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, अंतर करने के लिए, तापांतर 1 डिग्री लाने के लिए, यानी 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, फिर ध्यान दीजिए, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही ऊष्माधारिता होगी। अतः हम यह लिख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक
ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। तो क्या होगी ऊष्माधारिता की डेफिनेशन? एकांक यदि उसका ताप में वृद्धि हो जाए और यही एकांक यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि हेतु जो ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होगी पदार्थ की, ऊष्माधारिता कहलाएगी। अच्छा, इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक की बात करेंगे, मात्रक क्या होगा? मात्रक सूत्र क्या प्राप्त हुआ? Q अपान डेल्टा टी, अर्थात Q ऊष्मा है और ऊष्मा को हम जूल, मात्रक इसके पहले ही बता चुके हैं, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। तो जूल बटा डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस या केल्विन में भी यूज कर सकते हो। तो जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मात्रक। अच्छा, बीमा भी उसी प्रकार निकालेंगे आप। जूल अर्थात ऊर्जा कार की बीमा रखोगे और अपान में केल्विन थीटा बीमा रखोगे, सॉल्व करोगे तो इसकी बीमा भी आ जाएगी। इसको आप करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं गुप्त ऊष्मा में। ऊष्माधारिता के बाद गुप्त ऊष्मा समझते हैं कि गुप्त ऊष्मा क्या है। गुप्त ऊष्मा, इसको क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट इसको इसीलिए L से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि लैटेंट हीट, L फॉर लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। यह क्या होती है? तो इसके डेफिनेशन लिखने से पहले हम सूत्र आपको बता देते हैं कि इसका जो सूत्र होता है एक ऊष्मा का, Q बराबर ml भी होता है। और इस सूत्र से जहां L क्या है, जहां L होता है गुप्त ऊष्मा, एक मिनट, जहां L क्या है? गुप्त ऊष्मा। तो जैसे ही इस L की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा? L बराबर Q अपान M। अर्थात यहीं से डेफिनेशन इसकी गुप्त ऊष्मा की आपको देना है। यहां से कंडीशन क्या ले लोगे? यदि M बराबर 1 किलोग्राम हो तो L का मान क्या आ जाएगा? Q। अर्थात अर्थ यह हुआ कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना है, अवस्था परिवर्तन हेतु, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बट वो पदार्थ की मात्रा 1 किलोग्राम होना चाहिए। इसलिए इसको डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? इसकी डिफिनीशन ऐसे भी दे सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? गुप्त ऊष्मा होगी। तो परिभाषा, अतः परिभाषा हम यह लिख सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, या उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मात्रा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है।
अतः हमने यह भी जान लिया कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। गुप्त ऊष्मा वही ऊष्मा है 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा होती है। और चूंकि पदार्थ ठोस द्रव गैस होता है तो यदि कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जाएगा तो जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होगी वह उस पदार्थ का गुप्त ऊष्मा होगा। अच्छा, इस प्रकार से इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव में होगा या तो फिर द्रव से ठोस में होगा। इस आधार पर 2 प्रकार गुप्त ऊष्मा के जाने गए। कौन कौन से? एक गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। दैट मीन्स गलन की गुप्त ऊष्मा का तात्पर्य हुआ कि जब पदार्थ ठोस से मेल्ट होगा, पिघलेगा और वो लिक्विड यानी द्रव में आएगा, तो पदार्थ जो ठोस से द्रव में जाएगा उसको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो क्या में चेंज होगा? द्रव में। तो जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी ऊष्मा वही उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। तो हम इसको देखते हैं इसके प्रकार। वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन इट। तो अगले नंबर में देखते हैं देखिए, समझते हैं कि गुप्त ऊष्मा के प्रकार, इसके 2 प्रकार हुए। एक कौन सी? गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी, इसको हम ऐसे न लिखकर नंबर वाइज कर देते हैं। गुप्त ऊष्मा के प्रकार। प्रकार नंबर 1 गलन की गुप्त ऊष्मा और प्रकार नंबर 2 वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। दोनों की डिफिनीशन को हम जान लेते हैं और डिफिनीशन आप यह लिखेंगे। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? 1 ग्राम या 1 किलोग्राम या एकांक द्रव्यमान के किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा वह पदार्थ की कौन सी गुप्त ऊष्मा होगी? गलन की गुप्त ऊष्मा होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ध्यान देना है कि जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि बर्फ से जल, अर्थात बर्फ क्या हुआ? ठोस हुआ, और ठोस यानी बर्फ को ऊष्मा की आवश्यकता होती है ताकि वो जल में कन्वर्ट हो सके, यानी अवस्था परिवर्तन कर सके। तो इसको देखो, बर्फ की यदि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो बर्फ क्या है? ठोस है। बर्फ के गलन की ध्यान देना है, बर्फ गलेगा तो द्रव में जाएगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी ऊष्मा की, वही ऊष्मा गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, क्योंकि इसी ऊष्मा से उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अच्छा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको आपको याद रखना है। ये वैल्यू क्या होती है? देखो, हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है 80 कैलोरी पर ग्राम। ध्यान देना है कि सर ऊष्मा का मात्रक जूल बताए हैं, तो हम आपको ध्यान दिला देते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखिए, ये गुप्त ऊष्मा के प्रकार है। चलिए, अच्छा, आपको पता होगा कि कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इन सभी का मात्रक एक ही होता है, जूल, SI यूनिट जूल। लेकिन यदि हम देखें कि कैलोरी भी क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक, क्योंकि मोस्टली ऊष्मा को हम कैलोरी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, यदि हम कैलोरी और जूल में रिलेशन जाने तो 1 जूल बराबर होता है, अर्थात यदि 1 जूल ऊष्मा यानी ऊर्जा है, उसको हम कैलोरी में लिखेंगे
तो 4.18 कैलोरी लिखेंगे। अर्थात क्या हुआ कि 1 जूल यदि है हमारे पास, उसको हमें क्या करना है, कैलोरी में चेंज करना है, तो हम 4.18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या अपोजिट करना है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक। गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम यदि बर्फ है उसको यदि जल में कन्वर्ट करना है तो 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा देखते हैं, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। एकांक द्रव्यमान के किसी, कौन सा पदार्थ यहां लेंगे, द्रव पदार्थ, उसको चेंज किस में कराएंगे, वाष्प में, यानी गैस में। अर्थात एकांक द्रव्यमान के किसी द्रव पदार्थ का गैस में अर्थात वाष्प में परिवर्तन हेतु यानी बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी। यहाँ पर हमने नोट डाउन किया है कि जल का वाष्प में जब बदलता है तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है कितनी ऊष्मा की, अर्थात जल के, यहाँ गलन नहीं लिखेंगे, जल का वाष्पन होगा, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा ये कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। इस प्रकार से हमने गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा और ऊष्माधारिता देखा। इसके बाद अभी देखते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। देखते हैं। कैलोरीमिति का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, अभी हम वही देख रहे थे। कैलोरीमिति का सिद्धांत या इसी को ऊष्मा या ऊष्मामिति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि ऊष्मामिति या कैलोरीमिति होती क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है विज्ञान की व्यवस्था का, जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा का मापन करते हैं, ऊष्मामिति या कैलोरीमिति कहलाती है। अच्छा, कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है, तो इसके पहले हम थोड़ा सा आपको सामान्य बात जो कि हम पूर्व में बता भी चुके हैं कि हमेशा यदि दो वस्तुएं हैं और दो वस्तुओं में एक वस्तु में ऊष्मा यानी टेम्परेचर अधिक है, एक वस्तु में ऊष्मा कम यानी उसका ताप कम है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों वस्तुओं में अलग अलग ऊष्मा है। और जब उन दोनों वस्तुओं को कांटेक्ट में लाते हैं तो अत्यधिक ताप वाले पदार्थ से ऊष्मा कम ताप वाले पदार्थ में चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जब हम उनको कांटेक्ट में लाते हैं तब अधिक ताप वाली वस्तु से ऊष्मा हमेशा कम ताप वाली वस्तु में चली जाती है। और यह प्रोसीजर कब तक होती है, जब तक वो तापीय साम्य में नहीं आ जाते, अर्थात थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स ये हुआ कि जब तक उन दोनों वस्तुओं में ऊष्मा का मान सेम नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता, तब तक अत्यधिक ताप वाले पदार्थ से ऊष्मा कम ताप वाले पदार्थ में ट्रांसफर होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऊष्मामिति का सिद्धांत बनाया गया है। क्या बनाया गया है कि यदि कोई एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ को कांटेक्ट में लाते हैं तो अत्यधिक पदार्थ वाले की ऊष्मा कम ताप वाले पदार्थ में ट्रांसफर हो जाती है। इसका ध्यान देना है, तो इसको हम नोट डाउन करते हैं। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है,
अच्छा, एक बात और ध्यान दे लीजिए कि यदि दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ में एक ऊष्मा दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, अर्थात एक में ऊष्मा की मात्रा अधिक है, ताप अधिक होने के कारण, एक में ताप कम होने के कारण उसमें ऊष्मा की मात्रा कम है। अत्यधिक ताप वाली वस्तु में ऊष्मा अधिक होगी, उससे ऊष्मा दूसरी वस्तु में जाएगी। तो ऊष्मामिति का सिद्धांत या कैलोरीमिति का सिद्धांत यह कहता है कि एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के बराबर होता है। ध्यान देना है डियर स्टूडेंट कि यहां पर आपको एक चीज को निगलेक्ट रखना है दिमाग में कि वो जो पदार्थ में ये प्रोसीजर होती है उन पर किसी बाह्य वातावरण के टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं हावी होता है, क्योंकि अभी हम केवल इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण का बाह्य टेम्परेचर भी उसको प्रभावित करता है। बट यहाँ पर हम उनको सभी को निगलेक्ट मानकर ही चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, लिखते हैं इसको। कैलोरीमिति का सिद्धांत कहता है कि एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, यदि पहले थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं साइड में। एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा की मात्रा इक्वल दूसरे वस्तु द्वारा ग्रहण की गई, एक वस्तु द्वारा दी, यहां पर गई लिखना है, ऊष्मा की मात्रा दूसरे वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा की मात्रा, ये इक्वल होते हैं। यही हमारा कैलोरीमिति का सिद्धांत है। ध्यान देना है कि एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा की मात्रा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई यानी ग्रहण की गई ऊष्मा की मात्रा के इक्वल होता है। यही नियम कैलोरीमिति का सिद्धांत कहलाता है, या ऊष्मामिति का सिद्धांत या कैलोरीमिति का सिद्धांत। अच्छा, इसमें से देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा मैथमेटिकली करते हैं। मान लेते हैं, माना प्रथम जो वस्तु है, प्रथम वस्तु A है तथा दूसरा वस्तु क्या है, B है। हमने दो वस्तु ले लिए, A तथा B। सपोज कर लीजिए यहां पर कुछ ऐसे ये बॉक्स टाइप हम बना दे रहे हैं, जिसको हम A नाम दे रहे हैं, और यहां पर ये B नाम दे रहे हैं। ये दो वस्तुएं हैं। प्रथम वस्तु का टेम्परेचर हम मान ले रहे हैं कि इसका क्या है, T1 है, इसका क्या है, T2 है। अच्छा, प्रथम वस्तु A का विशिष्ट ऊष्मा क्या है, जो भी होगा उसका पदार्थ उसकी विशिष्ट ऊष्मा भी होगी, और विशिष्ट ऊष्मा की बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अच्छा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा की बात कर लेते हैं, तो मान लेते हैं S1 है और सेकंड की S2 है। अच्छा, जो प्रथम वस्तु है उसका द्रव्यमान M1 है और दूसरे का द्रव्यमान M2 है। बस इसके बाद हम देखते हैं कि जब इनको कांटेक्ट में लाते हैं, जब इनको क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो और एक चीज तो हमें वेरी इंपॉर्टेंट, उसको तो लिखना भूलना ही नहीं चाहिए। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि T1 अर्थात प्रथम वस्तु का टेम्परेचर दूसरी वस्तु के टेम्परेचर से अधिक है, क्योंकि जब तक अधिक नहीं होगा या कम नहीं होगा किसी में, तो आदान प्रदान ऊष्मा का नहीं होगा। अच्छा,
तो दो वस्तुएं हैं, प्रथम वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। प्रथम वस्तु का टेम्परेचर T1, दूसरे का T2। T1 की वैल्यू अधिक है, T2 की वैल्यू कम है। S1 प्रथम वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा, S2 द्वितीय वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा, M1 प्रथम वस्तु का द्रव्यमान, M2 द्वितीय वस्तु का द्रव्यमान। अब कैलोरीमेट्री का सिद्धांत कहता है कि जब इन दोनों वस्तुओं को कांटेक्ट में लाते हैं, जब A तथा B दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं तो ऊष्मामिति के सिद्धांत यानी कैलोरीमिति के सिद्धांत से ए वस्तु ऊष्मा देगा क्योंकि इसका ताप अधिक है, और बी वस्तु ऊष्मा लेगा, यानी ए वस्तु ए द्वारा दी गई ऊष्मा, इसका मतलब है उसकी ऊष्मा में कमी होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? वस्तु ए वस्तु द्वारा क्या करेगा? ये दी गई ऊष्मा बराबर बी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, ये इक्वल होगा। अच्छा, तो ए वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा के लिए हम Q बराबर एक सूत्र जानते हैं, Q बराबर ms डेल्टा T। तो चूंकि ए वस्तु का द्रव्यमान है M1, अर्थात इसका मतलब इसकी यदि ऊष्मा Q1 माने, इसकी ऊष्मा Q2 माने तो इक्वल होगी, है ना। अच्छा, तो Q1 का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ms डेल्टा T। चूंकि Q1 है प्रथम वस्तु के लिए तो M1 S1, और ध्यान देना है कि डेल्टा T क्या होगा हम लिख रहे हैं, फिर आपको ध्यान दिला रहे हैं। T1 माइनस T, अभी हम बता रहे हैं 1 मिनट में M2 S2 और फिर क्या करेंगे T2 माइनस T। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि सर डेल्टा T के स्थान पर ये क्यों हो गया? T क्या है? T एक वो ताप है जब दोनों वस्तुओं को हम संपर्क में ले आए हैं और ऊष्मा का आदान प्रदान हो चुका है, तो दोनों से डिफरेंट वो ताप T है। अब ध्यान दे लीजिए कि इससे ऊष्मा, इसका ताप अधिक है तो इससे में ऊष्मा की मात्रा कम होगी, अर्थात ताप में कमी आएगी। इसलिए पहले ताप T1 था, T1 में से T ताप निकल गया, ताप में कमी कर दिया। और यहां पर क्या किया उसमें से अच्छा ध्यान देना है, यहां पर T2 माइनस T नहीं करेंगे, T माइनस T2 करेंगे। क्यों? क्योंकि T की वैल्यू T2 से अधिक होगी, T माइनस T2, अर्थात कितनी मात्रा उसने लिया दूसरा वस्तु ने ताप की? T माइनस T2, क्योंकि T2 तो उसका ताप था द्वितीय वस्तु का, जिसका ताप T1 से कम था। जैसे संपर्क में आए तो उसका ताप T जो ग्रहण कर लिया संपर्क में आने के बाद उस वस्तु का टोटल टेम्परेचर T हुआ। इसका मतलब है T में से T2 घटा देंगे तो यही ताप में तो उसमें वृद्धि हुई है, इधर से कमी हुई है। अच्छा, तो यही आप क्या करेंगे, आपको ज्यादातर सूत्र इसी से ज्यादातर क्वेश्चन इसी सूत्र से रिलेट करके आते हैं, कैलोरीमिति के सिद्धांत से। अब जो भी आपको आवश्यकता है निकालने की, उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है सभी M1 M2 S1 S2 की वैल्यू दी जा सकती है T1 T2, और कहा जा सकता है कि दोनों वस्तुओं को जैसे संपर्क में लाया जाता है तो उस वस्तु का जब संपर्क में ले आते हैं क्या ताप होगा, केवल T निकालना है। इस प्रकार से आज हमने चर्चा की गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता और कैलोरीमिति का सिद्धांत। नेक्स्ट टाइम में आगे आते हैं और देखते हैं कि अन्य टॉपिक्स इसी से संबंधित क्या है। तब तक आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।